नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यस, हम बात कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत। आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसकी यूनिट 2 है ना, वो अब खत्म होने वाली है। तो उसके लास्ट 2 जो क्लासेज हैं वो आपके सामने अभी अवेलेबल है, यानी ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसी के साथ यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। जैसे यूनिट 2 खत्म होगा उस यूनिट से जबरदस्त इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो आपके लिए टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, शेयर कर लीजिएगा और आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बोर्ड और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको मुझे आपको डायरेक्टली डिजिटल स्क्रीन पर भी ले जाना होगा। तो दोनों ही माध्यम में पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में है वैदिक काल, ठीक है ना। वैदिक काल यहाँ पर आपके साहित्य के संदर्भ में ज़्यादातर दिया हुआ है कि वहाँ का समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति क्या है। यानी वैदिक काल के बारे में उसके साहित्य में क्या वर्णन किया गया है वही आपके सिलेबस में है, तो इसी को पढ़ेंगे हम। और अगर बात करें वैदिक काल के समय की, तो आपको पता होगा अगर हम वैदिक काल को समझना है तो हम इसको 2 अलग अलग डिवाइडेड में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो हम देखो, सिंपल सी बात होती है, जब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तब आपको ये पहले नीट एंड क्लीन पता होना चाहिए कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले ऋग्वेद का, यानी दो सारणों में हम कहते हैं कि इसको हम 2 काल में बांटते हैं, 2 अलग अलग काल में बांटते हैं। जो इसमें जो पहला जो है वो है ऋग्वेद काल। क्या है? ऋग्वेदिक काल। ओके, अब ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, 1000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और जो दूसरा, यानी देखिए इन दोनों को अलग अलग तरह से हम बताएंगे। तो आज हम प्रयास करेंगे कि वैदिक काल का जो पहला स्टेज है ऋग्वेद काल, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। और इसके बाद है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और इसका जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और आपके सिलेबस में भी ये कहा है कि 500 ईसा पूर्व तक, प्रारंभ से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। तो इसका मतलब आपके ये आ रहा है इसमें। देखिए, अब इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि ऋग्वेद काल में ना लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, या लोहे के बारे में वो अपडेट नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के संबंध में वे जानकारी प्राप्त होते हैं, और मतलब लोहे से संबंधित औजारों का या फिर उनके जानकारी के स्रोत में लोहा आता है। ये सिंपल सी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखिएगा। तो अब पूरा सिस्टमेटिक तौर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको डिजिटल स्क्रीन पर बताते हैं आज उत्तर वैदिक काल के बारे में और इसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में समझेंगे। तो बढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। देन इसके लिए अब हम आगे डिजिटल स्क्रीन, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नोट डाउन करना भी है और साथ साथ में हम इनको पढ़ेंगे भी। देखिए, उत्तर वैदिक काल जो उल्लेखित यानी वैदिक साहित्य में जो चीजें पहले से वर्णित है उसी के बारे में है। अब देखिए यहाँ पर वैदिक साहित्य, यहाँ पर कुछ चीजें जो पहले मैं आपको इंट्रो के रूप में समझाना चाहूंगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्रोत वैदिक सभ्यता को माना जाता है। वैदिक साहित्य बहुत विशाल है, इसमें आर्यों के जीवन के संपूर्ण पक्षों का चित्रण है। वैदिक साहित्य, वैदिक इतिहास के साहित्यिक जो स्रोत है वो हमारे लिए उपलब्ध है। जैसा कि सर्वविदित है कि 4 प्रमुख वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनमें संहिताएं यानी मंत्र खंड ही नहीं अपितु गद्य और दार्शनिक खंड यानी विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद, ये भी इसमें वर्णित है। यानी आपको मैंने भारत के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पूरा व्यवस्थित रूप में वैदिक साहित्य के बारे में बताया हुआ है, प्लीज वो भी आप देखें। इनमें से आर्यों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो आर्थिक स्थिति है इसको स्पष्ट किया जाएगा, धार्मिक स्थिति को भी स्पष्ट किया जाएगा। इसके अलावा वैदिक आर्यों का दार्शनिक जो दृष्टिकोण है उसको भी यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय है वो आर्यों को दिया जाता है, और आर्य शब्द एक का अर्थ एक जाति के रूप में लिया जाता है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि आर्य नामक एक ऐसी जाति की निश्चित पहचान नहीं हो सकी कि कौन सी जाति हो, लेकिन आर्य एक जाति के रूप में यहाँ पर संबोधित किया जाता है। वेदों की रचना किसी एक युग विशेष में अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई। विभिन्न युगों में अलग अलग ऋषियों मुनियों ने मंत्रादि, स्तुतियों, प्रार्थना आदि बनाए, उन्हीं को बाद में संकलित किया गया है। इस प्रक्रिया में हजारों वर्ष लगे हैं, यानी इस वेदों को संकलित करने में। विद्वान मानते हैं कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व वर्ष तक है, 200 पूर्व वर्ष तक है। लेकिन इसी दीर्घ वैदिक काल भी कहा जाता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमें जो विपुल साहित्य जो मिलते हैं उसको इस तरह से हम वैदिक साहित्य को 2
कालों में बांटते, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और ऋग संहिता रचना काल को पूर्व वैदिक काल, शेष अन्य संहिता जैसे ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद के रचना काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। यानी जो वेद है, ओरिजिनली जो वेद है, वे जो आते हैं वेद, उसमें जो ऋग्वेद काल है, उस काल को हम प्रारंभिक मानते हैं और बाद के समय को हम उत्तर वैदिक काल के तौर पे जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि ऋग्वेद काल की रचना है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हुई है और उत्तर वैदिक काल ईसा पूर्व के लगभग 1000 से 500 ईस्वी तक रहा है। इस काल के निदान में पुरातात्विक साक्ष्य का ध्यान रखा गया है एवं लोहे का प्रयोग भी। क्यों? क्योंकि भारत में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 से माना जाता है, यानी ऋग्वेद में लोहे के प्रयोग का उल्लेख नहीं है, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग मिलता है। वैदिक कालीन जीवन की झांकी के लिए हमें पूरी तरह साहित्यिक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। वेदों को मेल खाने वाली संस्कृतियों के काले व लाल मृद भांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर जो है, शीतली धूसर मृद भांड की संस्कृतियां आती है, लेकिन वैदिक सभ्यता का तारतम्य पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके आधार पर वेदों में वर्णित सभ्यता ग्रामीण प्रतीत होती है, फिर भी हमारा पुरातात्विक ज्ञान अभी भी सीमित है। लेकिन अब इसको देखो समझेंगे। देखिए, अब जस्ट हमने बताया था कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और हर एक के यानी हर एक के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ भी बने हैं, ठीक है। तो देखिए, ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशिक, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण बना। यानी ये ब्राह्मण वेद क्या है? तो ऋग्वेद है, मतलब ये जो वेद है ना, वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा में है, जो आम या मतलब उस समय है जो समझना बहुत मुश्किल था। तो उस समय के ऋषि मुनियों ने क्या किया, यानी जो वेदों का जो सरलीकृत रूप है ना, वेदों को इजी में समझने का जो रूप है, उसी को ब्राह्मण वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिक है, यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद का तांडणी जैमिनी है और अथर्ववेद का गोपथ है। अब उपनिषद को समझ लीजिए कि जो उपनिषद है, इसमें जो ऐत्रेय और कौशिक उपनिषद, इस शतपथ के अंतर्गत बात करें तो कोटोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ईश्वरीयोपनिषद और ब्रह्माण्योपनिषद। ओके, एंड सामवेद से इनसे जो उपनिषद निकले हैं वो छांदोग्य और जैमिनी, एंड अथर्ववेद से जो निकलते हैं वो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अब बात करते हैं कि ये जो चारों वेद है ना, इसके उपवेद हैं। जैसे देखिए, ऋग्वेद का उपवेद क्या? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या? धनुर्वेद। सामवेद का क्या है? गर्दभवेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है, जिसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं और शिल्पवेद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा इसका इतिहास जानते हैं। तो देखिए, अब बात कीजिए आर्यों का निवास के बारे में। प्रश्न आता है कि अब प्रश्न ये उठता है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए श्वेत यानी सप्तवेद सैंधव का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में पंजाब के क्षेत्र से ऋग्वेद में वर्णित सप्त सैंधव तांडव भी स्थापित किया गया है। यानी ऋग्वेद काल में पूर्व अफगानिस्तान से लेकर गंगा की घाटी के उत्तरी भाग तक के प्रदेश आर्यों का आधिपत्य हो चुका था। आर्यों को ऋग्वेद कालीन आर्य के निवास स्थल की पूर्वी सीमा माना जाता है। नोट कर लीजिएगा डियर। आगे बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक सीमा का विस्तार पूर्वी प्रदेशों में होने लगा था और सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्यों ने लगभग संपूर्ण गंगा घाटी पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। इसी प्रक्रिया के दौरान कुरु पंचाल प्रदेशों ने अत्यधिक महत्वता प्राप्त कर ली थी। इसके अतिरिक्त विदय, कौशल, काशी, मगध, अंग देशों का उल्लेख भी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल के मध्य के समस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार आर्यों का क्षेत्र उत्तर में फैला था, ठीक है। अब देखिए, आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न है कि वेदों में कैसा भारत प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा था? तो वैदिककालीन लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसकी दार्शनिक अवधारणाओं को हम समझने के लिए हम इस युग को पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। तो वो है ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, क्योंकि हमें समझना है इसी दृष्टिकोण में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे ऋग्वेद काल के बारे में। तो देखिए, ऋग्वेद काल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वैदिक काल और उसकी सभ्यता का उल्लेख यहाँ पर आपको मिल रहा है इस फोटो के जरिए। यही मुझे आपको बताना था। यहाँ पर देखें, ऋग्वेद काल व कुछ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि आर्य स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। उनका संगठन कबायली आधार का था, यानी गुमरका टाइप में आप मान लीजिए, ठीक है। आगे, ऋग्वेद जनजीवन में युद्धों और आक्रमणों तथा जनसार का बोलबाला ज्यादा था, यानी युद्ध, आक्रमण ये इनके जीवन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में थे। जातियों के आंतरिक और अंतरजातीय युद्धों के अनेक उदाहरण इस संहिता में बिखरे पड़े यानी बहुत सारे मिलते हैं। देश राज्य यज्ञ इसका एक उदाहरण है।
इस युद्ध में 30 से भी अधिक राजाओं ने भाग लिया था। देश राज्य यज्ञ, ध्यान रखिएगा, इसमें सुदास नाम का एक विद्वान है, इसका उल्लेख मिलता है। अनेक आर्य अनेक वर्गों में विभक्त थे जिन्हें जन कहा जाता था। यानी जैसे आप आगे मैं आपको बताने वाला हूं, अभिजन संस्कृति, यानी आर्यों का अलग 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 वर्गों में विभक्त हुए थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था, अभिजन कहा जाता था। आगे देखें, ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख है, जैसे पुरु, तुवर्स, युदु, अनु और द्रोही। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। सॉरी, ऋग्वेद काल में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी थी, लेकिन ऋग्वेदिक आर्यों की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का आधार पितृसत्तात्मक था। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सॉरी, थोड़ा गला डिस्टर्ब है। आगे देखें, पितृसत्तात्मक परिवार था। कुलों या परिवारों के समूह के ग्राम बने हैं, यानी यहाँ पर गांव है, उसके बारे में बताया गया है। गांव का शासन ग्रामीण के अधीन होता था। नोट कर लीजिएगा, अनेक गांवों के समुदाय को विस कहते थे और इस प्रकार से विस्पति की अध्यक्षता में ये कार्य हुआ करता था। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। विश्व के जन समूह को अनेक विश्व यानी जो गांवों का समूह था, ऐसे बहुत सारे जब अनेक गांवों के समूह यानी विश्व जब मिलते थे उसे जन कहते थे। ठीक है ना, जैसे महाजनपद के हम अंत पढ़ेंगे। फिर जो जन होता था, जन के प्रधान को राजा कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, और ऋग्वेदिक शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, यानी राजा का शासन था, मतलब तो फिर राजतंत्रात्मक हो गया। और राजा का पद है वो वंशानुगत होता था, लेकिन कभी कभी राजा का निर्वासन भी किया जाता था। राजा के लिए प्रजा का अनुमोदन और स्वीकृति आवश्यक होती थी, यानी राजा की सहमति जरूरी होती थी। निरंकुश राजा को जनता पदच्युत कर सकती थी। राजा अगर निरंकुश है तो ऐसे ही राजा को हटा सकती थी। राजा के हाथों में सर्वोच्च सजा रहती थी, राजा ही फाइनल डिसीजन लेता था किसको क्या सजा देनी है। वह प्रमुख सेना नायक के साथ साथ न्यायाधीश भी था, ध्यान रखिएगा, यानी वो सर्वप्रमुख हुआ करता था। राजा के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे सेनानी यानी सेनापति वगैरह हो गए, पुरोहित हो गए, फिर ग्रामीण इलाकों में अधिकारी हो गए। तो इन सभी की नियुक्ति है वो राजा के द्वारा होती थी। राजा पर अंकुश लगाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 समितियां होती थी। नोट कर लीजिएगा, सभा और समिति, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा पर अंकुश लगाने के लिए वैदिक काल में 2 समितियां हुआ करती थी, सभा और समिति। इसके वास्तविक स्वरूप को लेकर मतभेद है, लेकिन सभा को ग्राम सभा माना जाता था, लेकिन समिति जो होती थी वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ठीक है ना, राजनीतिक संस्था थी और राज्य प्रशासन की बागडोर इसी के हाथों में रहती थी। कहने का मतलब है आज के समय की संसद को मान लीजिए ना, यानी समिति मतलब एक संसद की तरह है जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था की बागडोर संभालती थी। संभव है कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य समान रूप से संचालित करती थी और इन संस्था में कबीले की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था के बारे में। बिल्कुल प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, अगर अच्छा लगे क्लास को शेयर करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। अब देखें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, जस्ट मैंने आपको बताया भी था। गृहपति ही परिवार के जन और धन की सुरक्षा करता था, यानी जो प्रमुख होता था वही। जीवन संचालित व यज्ञ आदि होता था, यानी जीवन संचालन होता था, लेकिन इसके लिए यज्ञ आदि का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। ऋग्वेद काल में समाज 2 वर्णों में दिखाई देता था, आर्य और दस्यु। 2 वर्गों में विभाजित होता था, आर्य और दस्यु। प्रथम गौण वर्ण थे तथा दूसरे श्याम वर्ण, यानी पहला जो गोर यानी गोरे वर्णों के अंदर यानी उजली चमड़ी के रूप में था, दूसरा श्याम यानी काले लोगों की श्रेणी में होते थे। आर्य और दस्यु में से पाश्चात्य इतिहासकारों ने दस्यु को भारत का मूल निवासी माना है। इन दोनों ही वर्गों में धार्मिक और सांस्कृतिक असमानताएं थी, यानी दोनों में काफी विभिन्नताएं थी। धीरे धीरे विभिन्न वर्गों के संपादन हेतु 4 वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ, फिर इन्हीं से 4 वर्ग बने। ठीक है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आप सभी को इसके बारे में पता है, आप पहले से पढ़ते आए हैं। आगे देखते, चातुर्वर्णीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव ऋग्वेद काल के अंतिम चरणों में हुआ था। कब हुआ था? अंतिम चरणों में हुआ था।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो आपको बता रहा हूं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूं और वो भी फटाफट से आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। देखिए, सातोवर्णी व्यवस्था का प्रादुर्भाव ऋग्वेद काल से होता है, यानी 4 वर्ण जो हमारे समाज में उत्पन्न हुए ये ऋग्वेद काल के समय से हुए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद समाज में नोट कर लीजिएगा कि स्त्रियों को भी पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थी, वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन स्त्रियों को प्रतिष्ठा प्राप्त थी। स्त्रियां गृह कार्यों में के अतिरिक्त ललित कलाओं में भी प्रवीण थी। उस समय प्रथा प्रथा, नोट कर लीजिएगा, सती प्रथा, बाल विवाह का अभाव था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी कुप्रथाओं का अभाव था। ऋग्वैदिक समाज में वयस्क होने पर ही विवाह होते थे। आर्यों की वेशभूषा साधारण हुआ करती थी। इनके पोशाक में 3 वस्त्र होते थे, नोट कर लीजिएगा, अधो वस्त्र, वास और अधिवास, ठीक है। आगे डियर, अगर आप चाहते हैं ना कि ये पीडीएफ आपको मिले, यानी ये पूरा जो अपना सेमेस्टर फर्स्ट का जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, आपको 100 रुपये मात्र फीस के साथ पूरा का पूरा सिलेबस है यानी नोट्स है वो मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। वस्त्र, वस्तसूत, मृगसूत और ऊन के वस्त्र बने होते थे, यानी बात करें कि वस्त्र किस तरह के मतलब वस्त्र मतलब स्रोत एक वस्तु से बने होते थे उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से आभूषण प्रेमी थे। आर्यों की भोजन सामग्री अत्यंत सादा थी, यानी क्या भोजन में लेते थे तो गेहूं, जौ, चावल, उड़द, दूध का प्रयोग करते थे। और आर्य हैं वो मांसाहारी थे, वे सूरा का भी प्रयोग करते थे। आर्यों के मनो विनोद के रूप में यानी आनंद के रूप में युद्ध क्रीड़ा, युद्ध, नृत्य, घुड़ दौड़, रथ दौड़, आकेट, मल्ल युद्ध आदि है वो उनके आनंद और एक मनोविज्ञान मन उत्साहित के लिए इनका प्रयोग होता था। और आर्यों का जो नैतिक जीवन है वो भी काफी उच्च था। ये मैंने आपको बता दिया सामाजिक व्यवस्था के बारे में। देखो अब आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल के अंतर्गत ही बढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल के रूप में, तो उनका आर्थिक जीवन थोड़ा सा हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वैदिक आर्य अधिकतर गांवों में बसे हुए थे, ठीक है। आर्यों का प्रधान धंधा यानी आर्य का प्रमुख जो जीवन यापन का काम था वो था कृषि और पशुपालन। इनके जीवन में गायों का प्रमुख स्थान था, वेरी इंपॉर्टेंट। और गविष्टि अर्थात गायों की गवेष्टा ही युद्ध का पर्याय माना जाता था, यानी गायों के लिए युद्ध करना, तो ये सब चीज जरूरी होता था। इसी को यहाँ पे गविष्टि या गवेष्टा कहा गया है, इंपॉर्टेंट। आगे आर्यों के अतिरिक्त यानी कहने का मतलब गायें जो वहां पे थी इनका पालन पोषण, यानी गायें सबसे टॉप लेवल पर थी आर्य समाज में। हाँ, वैदिक काल में तो गायों के अतिरिक्त वहां पे बकरियां, भेड़ भी पाले जाते थे। ऋग्वेद में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते तो इस प्रक्रिया में वे अपनी पशु संपदा भी साथ में लेकर चलते थे, ठीक है। आर्य कृषि की लगभग सभी क्रियाओं से परिचित थे। वे चावल, जौ और गेहूं की खेती करते थे। ऋग्वेद काल में आर्य विभिन्न उद्योग धंधों के रूप में भी जाने जाते हैं, प्रचलित था, जैसे बुनाई, रंगसाजी, कसीदा, कताई, कढ़ाई के कार्य करते थे। इसमें नारियां विशेष रूप से प्राय ये काम करते थे। इसके अलावा बढ़ई, सुनार, धातुकार, श्रमकार, कुंभकार आदि उन व्यवसाय उस समय के व्यवसाय के रूप में प्रसिद्ध थे। चिकित्सक यानी चिकित्सा का व्यवसाय भी लोकप्रिय था। व्यवसाय के आधार पर उसने इसका भेदभाव कहीं दिखाई नहीं देता यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ व्यावसायिक संघ थे, यानी कुछ बड़े बड़े व्यावसायिक संघ हुआ करते थे जिन्हें गण या भाती का उल्लेख के रूप में वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य देशी तथा अंतर्देशीय दोनों व्यापार करते थे। इसका मतलब है कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो लोग थे वो देश के अंदर ही व्यापार भी करते थे और देश के बाहर भी व्यापार करते थे, ठीक है। व्यापार की प्रमुख वस्तुओं के रूप में क्या व्यापार होता था, कपड़ा, साले और सादरे। व्यापार का जो माध्यम होता था स्थल मार्ग और जल मार्ग, दोनों तरह से व्यापार किए जाते थे। और क्रय विक्रय के लिए वस्तु विनिमय होता था, यहाँ पे मुद्रा का नहीं, वस्तु के बदले वस्तु विनिमय। आगे बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में। तो ऋग्वेद कालीन धार्मिक मान्यता का भौतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ऋग्वेदिक धर्म अत्यंत विकसित था। आर्यों ने प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण किया था, यानी प्रकृति को सबसे प्रमुख रूप में अपने देवी अभिभूत के रूप में मानते थे। वे कौन कौन से देवता जैसे सूर्य, चंद्र, आकाश, उषा, मेघ, ध्वनि आदि की उपासना करते थे। यानी प्रकृति से बिलोंग करने वाले देवताओं को ये अपने देवता मानते थे, यानी प्रकृति प्रिय थे और प्रकृति की शक्ति को ये देवी शक्ति मानते थे।
जहां कहीं भी आर्यों को किसी जीवित शक्ति का आभास मिलता था वे उसे देवता मान लेते थे। आर्यों के देवी देवताओं की 3 श्रेणियां थी, ठीक है ना, आर्यों के समय। एक तो था स्वर्गस्थ यानी स्वर्ग, एक अंतरिक्षवासी, एक पृथ्वीवासी, यानी 3 प्रकार की देवताओं की श्रेणी यहाँ पर बताई गई है। आगे प्रथम वर्ग में योद्ध, अश्विन, सूर्य, वरुण, सविता, मित्रतन, विष्णु, अदिति, उषा होते थे। और द्वितीय वर्ग अंतरिक्षवासी में तो इसके अंतर्गत इंद्र, वायु, मरुत, प्रज्य, रुद्र आदि थे। एवं तृतीय वर्ग के अंदर यानी पृथ्वीवासी के रूप में पृथ्वी, सोम, अग्नि, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवता के रूप में होते थे। ऋग्वेद की ऋत की अवधारणा के समय उस समय के आर्यों की सैद्धांतिक मान्यता को स्पष्ट करता है। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता यानी भौतिक और नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था आदि के रूप में की गई है। ऋग्वेदिक काल के साहित्य में रत की अवधारणा का लोप होता है। उत्तर वैदिक काल में ऋत की जो ये अवधारणा है, जो अभी मैंने अंडरलाइन किया, ये अवधारणा बाद के समय है वो विलुप्त हो गई थी। यद्यपि ऋग्वेद धर्म बहुदेववाद था। बहुदेववाद का मतलब है धर्म पर बहुदेव देवताओं का प्रभाव था, लेकिन परवर्ती काल में एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया। यानी इस समय तो बहुत सारे देवता थे, लेकिन आने वाले समय में एकेश्वरवाद का महत्व दिया गया। आर्यों ने प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। ऋग्वेदिक आर्यों का धर्म प्रगतिशील माना जाता है। वे प्रकृति के सृजनकर्ता ईश्वर की ओर बढ़ रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, और यहीं पर आपको बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसे लगी जरूर बताएगा, और ध्यान रखिएगा हर वो इंपॉर्टेंट छोटी बड़ी अपडेट आपको शॉर्ट एंड इजी में लाके मैंने आपको समझा दी है। तो बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी क्लास, तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जितना ज्यादा क्लास आगे बढ़ेगी उतना ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। तो लव यू गाइज एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।